वेलकम बैक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम शिक्षा निकेतन। अभी जस्ट पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, और अब हम पढ़ेंगे केस स्टडीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर जो दो स्टोरीज है, एक श्रीलंका की एक बेल्जियम की, तो उन स्टोरी से सीखेंगे हम कि पावर शेयर करने से क्या बेनिफिट होते हैं और पावर शेयर करने से क्या नुकसान होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम केस पढ़ेंगे किसका, बेल्जियम का। तो बेल्जियम जो कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है? सबसे पहले वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आती है। एक चीज समझ गए। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि एथनिक वेरिएशन बहुत ज्यादा है किसमें, बेल्जियम के अंदर। पॉपुलेशन अलग अलग तरीके की है, कोई लैंग्वेज अलग बोलने वाला है, कोई कोई लैंग्वेज बोलने वाला, तो उस तरीके से एथनिक वेरिएशन वहां पे बहुत ज्यादा है। तो देखिए, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बेल्जियम बेल्जियम के अंदर जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से डिवाइड है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। तो सबसे पहले बात करें हम ब्रुसल की, तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रुसल। ठीक है, ये बेल्जियम की कैपिटल है, कैपिटल सिटी है, कैपिटल रीजन है। दूसरी चीज, बेल्जियम के अंदर एक होता है वेलोनिया रीजन, एक आता है फ्लेमिश रीजन। जो वेलोनिया रीजन है वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उसमें, जो फ्लेमिश रीजन है उसमें डच स्पीकिंग लोग हैं। उसके बाद रिमेनिंग जो 1-2% बचते हैं वो जर्मन स्पीकिंग पीपल है। तो इतना आपको समझ आया। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी हमने, तो बेल्जियम के अंदर ऑलमोस्ट 11 मिलियन जो है वहां की पॉपुलेशन है। स्मॉल सी कंट्री है, अगर हम कंपैरिजन करें उसका तो हरियाणा स्टेट जितनी है इतनी बेल्जियम होगी वहां। ठीक है, एरिया वाइज अगर देखा जाए पॉपुलेशन भी इससे भी कम है, लेकिन एथनिक वेरिएशन बहुत ज्यादा, वहां पे कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा चल रहे थे। अब बात करें, हमने पीछे पढ़ा फ्लेमिश रीजन, हमने पढ़ा बेलोनिया रीजन। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्पीक डच, बेल्जियम के अंदर 59% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग है। तो याद रखिए, जो डच स्पीकिंग लोग होते हैं वो किस कंट्री के लोगों को डच स्पीकिंग बोला जाता है बच्चे? देखिए, नीदरलैंड के जो लोग हैं उन्हीं को ही डच बोला जाता है। एक चीज। उसके बाद 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्पीक फ्रेंच। बेल्जियम के अंदर 40% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% जो बच गए वो टोटल पॉपुलेशन स्पीक जर्मन। अब देखिए, जो 1% है वहां के 59%, 40%, देन 1% जो है वो जर्मन स्पीकिंग है। अब हम बात करते हैं कि ये अलग अलग डिवाइड थी पॉपुलेशन वहां की। हाउएवर, इन द कैपिटल ब्रुसल, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसल जो है उसमें 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है। अब बात आती है किस चीज के ऊपर कि इसको हम कंसिडर कर देते हैं, सो जो बेल्जियम का ये एरिया है, यहां तक जो लोग हैं ये 59% है। ये क्या है? डच स्पीकिंग है। क्या है? और यहां पे 40% जो लोग हैं ये फ्रेंच स्पीकिंग है। अब ओवरऑल कंट्री के अंदर हम मेजोरिटी की बात करें तो ये लोग मेजोरिटी में है। ये लोग मेजोरिटी में है, लेकिन बेनिफिट भी यही लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो 40% लोग हैं ये किस में है? मिनोरिटी में। लेकिन बेसिकली अगर 40% फ्रेंच स्पीकिंग की बात करें तो ये न्यूमेरिकल बड़ी स्मॉल ग्रुप है, यानी कि तादाद में देखा जाए, अगर हम उसमें देखें तो ये इतने ज्यादा लोग नहीं है, कम है संख्या में देखा जाए तो कम है, लेकिन बेसिकली रिच है और पावरफुल है ये लोग। इनको छोटी मोटी चीजों की जरूरत नहीं होती, उसका बेनिफिट भी किसको जाता है? जो मेजोरिटी वाले लोग हैं, डच स्पीकिंग। अब ये तो कंट्री की ओवरऑल बात होगी। इसमें परेशानी ये है, ये लोग दावा कर रहे हैं कि पूरी कंट्री में मेजोरिटी हमारी है तो रूल हमारा होगा। ये लोग बोल रहे हैं हम कम है, लेकिन हम भी नहीं मानते, तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़े जा रहा है। अब पावर शेयर करने का जो मेन मकसद है वो क्या है? फिर चलते हैं आगे। अब इसी बेल्जियम का वापस हम ले लेते हैं। ये है कैपिटल सिटी, 80% ये लोग हैं क्या? फ्रेंच स्पीकिंग। और यहां पे 20% जो लोग हैं वो है
डच स्पीकिंग। अब देखिए, ओवरऑल कंट्री में वो दावा कर रहे थे कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो रूल हमारा होना चाहिए, फ्रेंच वाले बोल रहे थे हमारा होना चाहिए, तो कन्फ्लिक्ट बढ़े जा रहा था। लेकिन वो कन्फ्लिक्ट इस तरीके से बढ़ जा रहा था कि कैपिटल सिटी जो है, कैपिटल सिटी में 80% जो है वो कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग। अब हमेशा याद रखना, जो कैपिटल सिटी होती है हमेशा हर एक लॉ, कंट्री का बजट, हर एक चीज जो है वो कैपिटल सिटी से ही पास होती है, और कैपिटल सिटी में मेजोरिटी किसकी है, फ्रेंच की है, और डच की वहां पे माइनॉरिटी है। अब ये चीजें दोनों उलट होगी, रिवर्स होगी। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के उन्होंने बोला कि भाई देखिए, अगर हम ये कंडीशन देखेंगे तो फिर जो यहाँ पे सिस्टम है वो नहीं चल सकता, कन्फ्लिक्ट बढ़ते जाएंगे। तो वहां पे सरकार ने बैठ के ये चीज डिसाइड की कि हम क्या करते हैं, पावर को एक स्मूथ तरीके से शेयर करते हैं। पावर शेयरिंग अगर सही तरीके से होगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसी बेल्जियम के अंदर उन्होंने सूझबूझ से काम लिया, उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया, और काम करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम ना तो फ्रेंच 80% ना उनको कंसीडर करेंगे, ना 20% डच को कंसीडर करेंगे, ना 50% डच को कंसीडर करेंगे, ना 40% फ्रेंच को कंसीडर करेंगे। तो बेटर यही है, हम कैपिटल सिटी के अंदर भी और ओवरऑल कंट्री के अंदर भी हम क्या करते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। अगर डच स्पीकिंग के जितने मिनिस्टर होंगे इतने ही हम फ्रेंच स्पीकिंग के मिनिस्टर भी रखेंगे। तो दोनों को जब इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिलेगी पार्लियामेंट के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर या सरकार के अंदर, तो चीजें स्मूथ चलेंगी, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस होंगे। तो इसी तरीके से याद रखना, बेल्जियम के अंदर पावर को सही तरीके से उन्होंने स्मूथली शेयर किया, और पावर शेयर करने से बेल्जियम के अंदर इतने सा भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, और हर एक चीज स्मूथ तरीके से वहां अकोमोडेट हो रही थी। अगर यही लोग चाहते कि हमारी यहां मेजोरिटी है, हमारी यहां माइनॉरिटी है, तो ऐसे करते रहते तो काम बिल्कुल भी होने वाला नहीं था। तो मेन मकसद यही है कि जब आप पावर को एक सही तरीके से शेयर करते हैं तो पावर शेयर करने से कन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है, इकोनॉमिक रिफॉर्मेशंस होती हैं, इकोनॉमिक्स इनहेंसमेंट होती है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होती है बड़े पैमाने पे, क्योंकि हर एक इंसान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हर एक इंसान के ऊपर एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी के साथ काम करेगा और स्मूथ तरीके से वो कंट्री जो है वो डेवलप करेगी, और कंट्री जो है वो बड़े पैमाने तक ग्रो कर सकती है। तो होप सो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।